जब भी ऐसा कोई भी असाध्य कार्य होता है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या कोई भी नेशनल क्राइसिस की सिचुएशन होती है, डिफेंस के लोग या पूरी भारतीय सेना के लोग हमेशा एक सिंगल क्लिक पर अवेलेबल हो जाते हैं। भले ही उस जगह की उनके पास रैकी नहीं है, वो कम टाइम में डिलीवरी, ये स्प्रिट या कहें या किस तरह से ये संभव हो पाता है कि कम सूचना में, कम संसाधनों में भी वो डिलीवरी करते हैं? इसका भी जवाब मैं वही दूंगा। देखिए, क्या होता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्राइमरी रोल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा, भारत को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना। लेकिन उसी में जो इंडियन आर्मी का सेकेंडरी रोल है, वो सेकेंडरी रोल है कि किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति जब हो जाए जबकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उससे पार पाने में असमर्थ हो जाए, तो आपको वो उस जगह जाकर के एड टू सिविल अथॉरिटी कहलाता है। एड टू सिविल अथॉरिटी, कि सिविल अथॉरिटी की सहायता करना। HADR मिशन होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशंस। तो जो मैं बात आपको बता रहा था, जब हम अपने प्राइमरी रोल की ट्रेनिंग करते हैं, साथ साथ हम लोग अपने सेकेंडरी रोल की ट्रेनिंग पे भी उतनी ही तवज्जो देते हैं। और आपको पता है, उसके लिए आप फुल हॉक ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी रोल की ट्रेनिंग कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग फॉर द मेन रोल, है ना। तो वहां पर भी हम लोग इस प्रकार के किसी भी समय में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये बात। दूसरी बात जो है, वो जो मैंने पहले आपको बार बार बताई थी कि इंडियन आर्मी को सबसे पहले जो सिखाया जाता है पुनीत, वो यही है कि कंसिस्टेंटली डिलीवर मोर देन व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। कंसिस्टेंटली डिलीवर मोर देन व्हाट पीपल एक्सपेक्ट। और वहां पर भी जाकर के हम लोग एक युद्ध के स्तर पर, मैंने कई दफा डिजास्टर रिलीफ में हिस्सा लिया है, और इनफैक्ट हमारे यहाँ काफ़ी सेमिनार्स और इस प्रकार की कई चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिससे कि पता पड़े। आजकल भी मैं पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के डिजास्टर रिलीफ के बारे में बातचीत करता हूँ, खास करके CBR में जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर है उसके बारे में। तो उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग रखते हैं। और इसको अगर उस दृष्टि से देखा जाएगा कि इस काम को भी वॉर लड़ने के तरीके से किया जाएगा, तो चीज़ें अपने आप सही जगह पर डिफॉल्ट। और आजकल तो क्या है कि टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट है, इतना आपको मदद मिलती है टेक्नोलॉजी से, तो उससे आपको इन चीज़ों को, जो रेकी की आप बात कर रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैप भी है, तो वो आपको रियल टाइम दैट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसके अलावा मैं एक और बात बताता हूँ, सेना ने तो कर ही रही है ये काम। आप देखिए, कश्मीर में जो हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में जो हो रहा है, वो सेना का काम नहीं है। सेना का काम कश्मीर में POJ में है, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी इस प्रकार की है कि वहां पर आपको सेना का प्रयोग करना आवश्यक है। इस वजह से सेना, और हमने पराक्रम की बात की थी, तो पराक्रम में जो रेगुलर इंडियन आर्मी के लोग हमारे जैसे, हम काउंटर इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व थे, हमको वहां से डिटैच किया गया, वहां पर ड्रॉ करे हम वहां, और फिर हमको सोनमर्ग, मैंने बात की, वहां ला करके एक जगह इकट्ठा करके, और हमने अपने टास्क के लिए वहां पर ट्रेनिंग करना शुरू किया। तो सेकेंडरी रोल के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार होते हैं, और जो जज्बा टू डिलीवर मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड है, वो जज्बा हमको किसी भी प्रकार का इस तरह का काम करने में मदद करता है। मानवता, ये देखिए मैं बताता हूं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर है, उनमें से एक मानवीय पक्ष जो होता है ना एक सैनिक का, वो एक बहुत बड़ा उसके काम करने के तरीके में कोई बहुत बड़ा हिस्सा उसका बनाया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन, HADR, जितने भी ऑपरेशन, इनको कहा ही HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो मानव हितों की रक्षा, मानव हितों को पूरी तवज्जो देना, ये भी अगर मैं कहूं कि एक सैनिक के DNA में है, तो गलत नहीं है। तो इस वजह से इस प्रकार के भी जो काम होते हैं, तुरंत हम करने को तैयार होते हैं। और उसके अलावा नो इफ्स, नो बट्स, नो क्वेश्चंस, नॉट, पुरानी सेइंग है, देयर इज नॉट टू रीजन वाई, देयर इज नॉट टू क्वेश्चन वाई राइज, एंड देयर बट टू डू एंड डाई। ये जो बात होती है कि आर्मी का बिल्कुल क्लियर है, डू एंड डाई, फुल स्टॉप, नो क्वेश्चंस, नो रीजंस, डू एंड डाई। तो उसकी वजह से
कोई भी टास्क कहीं भी हो, कोई भी काम कहीं भी हो, मुझे लगता है कि सेना करने में सक्षम है। मैं ये, इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग बाकी नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए, ये भी प्रश्न मेरे से कई दफा पूछा गया है कि आपके हिसाब से पेट्रियटिज्म की परिभाषा क्या है। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि पेट्रियटिज्म की परिभाषा हमारे जो चेटवोडियन मोटो से निकल के आती है कि whatever you are doing, wherever you are doing, whichever capacity you are doing that in, if you are doing to the best of your ability, keeping only one thing in mind, nation first, राष्ट्र प्रथम की भावना से किया गया काम, कोई भी कैपेसिटी हो, ये भी आप भी, मैं, कोई भी हो, जो सफाई करने वाले लोग होते हैं, जो सड़कों की सफाई कर रहे हैं वो, और जो इसरो में ऊपर चंद्रमा पर विक्रम लैंडर को उतार रहे हैं वो, सब बराबर के राष्ट्रभक्त हैं अगर राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रहे हैं, एंड द बेस्ट दैट दे आर गिविंग। वही मैंने बताया, योर सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मैं बोलता हूं, जब भी कोई कहता है कि आप लोगों के लिए संदेश क्या देना चाहते हैं, दोनों भाषाओं में एक ही लाइन का संदेश है मेरे पास, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, राष्ट्र प्रथम, चरित्र उत्तम। घर की तरफ आते हैं, इतनी सारी पोस्टिंग्स में बाहर रहना पड़ा, बिना फैमिली के सपोर्ट के संभव नहीं है। डेफिनेटली एक बड़े परिवार का पालन पोषण या जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको इमीडिएट फैमिली का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और हर सैनिक उस प्रक्रिया से गुजरता है। कैसे कोप अप करते हैं? अगर सैनिक युद्ध कर रहा है तो सैनिक के परिवार का काम है कि उस सैनिक को ऐसी मानसिक स्थिति में रखे जिससे कि उसका ध्यान वहां से न हटे। मैं ऐसे ऐसे किस्से आपको बता सकता हूं कि ये मैं नहीं बता रहा हूं, कि मेरे को भी मेरी वाइफ ने बताया। जम्मू कश्मीर में हम थे तो वहां से काफी लोग घायल और इस प्रकार से आते थे, तो एक, और इन लोगों का काम होता था कि ये लोग जाकर के उनसे मिलते थे, मिलने का काम है उनको सांत्वना। तो उस व्यक्ति से जब ये मिले तो उसने एक ही बात बोली कि मेम साहब जी, मेरी फैमिली ने नहीं पता नहीं चलना चाहिए था। फैमिली, हमारे यहाँ फैमिली का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, फैमिली मीन्स वाइफ, फैमिली को नहीं बताना। मैंने कहा यार, उसने पूछा कि फैमिली को क्यों नहीं बताया? कि नहीं वो परेशान हो जाएगी, ये हो जाएगा। मेरे को तो ठीक करवाओ, मैंने वापस जाना है। दैट इज द स्पिरिट, ही डजंट, सो दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द वे द फैमिलीज हैंडल द चैलेंज। हमारा उनके बिना जो मुश्किलात हैं वो नहीं, वो मुश्किल जो उनके पास, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अपना खुद का उदाहरण दे सकता हूं। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने दोनों बच्चों की एक भी पीटीएम आज तक अटेंड करी, एक भी, नॉट इवन वन। तो इतना ज्यादा होता है, अपना काम है, लेकिन बच्चे समझते हैं, बच्चों ने कभी इनसे, तो ये जो चीज होती है वो भी एक प्रकार की ट्रेनिंग का हिस्सा होती है कि किस तरह से आप अपने फैमिलीज को, अपने बच्चों को इस चीज का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। और ये बात मैं आपको बताऊंगा कि हमारा आर्म्ड फोर्सेस आर सिस्टम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत अच्छा सिस्टम मौजूद है, जो कि मैं जब बॉर्डर पे पराक्रम में हूं तो मुझे ये ताकत देता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा परिवार जो है, जहां भी है, उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई है, मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही वजह है, जब आप वो प्रश्न कर रहे थे, यही वजह है कि रात को 3 बजे कोई मुझको उठा के कहेगा कि गेट अप, वहां बाढ़ आई है, तुमको जाना है, तो मैं देखूंगा भी नहीं कि मेरे बच्चे सो रहे हैं कि जग रहे हैं, वाइफ कहां है, फर्दी लगाऊंगा और चल दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक मैं बाहर हूं तब तक कोई सिस्टम जो है इनको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये ताकत है। तो ये मेरा मानना है कि उनकी जो ग्रूमिंग होती है, जब मैं ये कह रहा था कि हमारा मेन असली परिवार जो है वो है जहां पर 11-12 महीने हम रहते हैं, ये नहीं है, तो उसका यही होता है कि उस परिवार में भी सीईओ है, उसको ओल्ड मैन कहते हैं, बूढ़ा, गाँव बूढ़ा टाइप चीज, तो उसको ओल्ड मैन कहा जाता है। तो वो सारा परिवार वहां पर मौजूद है, और वो सब इस बात का यकीन करता है कि हर एक चीज को, हर एक को जो जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो, तो ये लोग
परिवार जो मैंने देखा है 40-42 साल काफी लंबा अरसा होता है, और वो भी 16-40 साल से लेकर के 58 साल तक की उम्र। तो उसमें जो मैंने देखा वो यही है कि ये लोग इतने पक्के होते हैं कि मैं बता रहा हूं, मेरा कोर्स, खुद का कोर्समेट अजीत भंडारकर उसका नाम था, शौर्य चक्र विजेता है, और उसने मरणोपरांत मिला। 2 बेटे थे उसके, दोनों छोटे छोटे थे, एक मेरे ख्याल से 7-8-9 साल का था और छोटा वाला और भी छोटा था। तो आप मुझे बताएं कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उस महिला ने उन दोनों बेटों को, एक को आर्मी में भेजा, दूसरे को नेवी में भेजा। मेरे ख्याल से यह बात, इस चीज को, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर हो सकती है कि कैसे सेना के परिवारों को ग्रूम करके इस चीज के लिए तैयार किया जाता है। जिसने 7 साल का जब बड़ा बच्चा था उस समय अपने पति का संस्कार, अंतिम संस्कार किया हो। एक और मैं उदाहरण देता हूं आपको कि किस तरह से, क्या ताकत जो है इंडियन आर्मी की वाइफ्स में होती है। कि जनरल बिपिन रावत जो पहले हमारे CDS थे, तो उनका जब एक्सीडेंट हुआ, ये उनके साथ जो डिफेंस अटैचे था वो मेरी रेजिमेंट का जैकरेव का था, लखविंदर सिंह लिड्डर। अब जनरल रावत की 2 बेटियां थी, जनरल मिश्र रावत बोथ पैरिश्ड, वो जो ऑफिसर था वो भी गया। उसकी वाइफ, ये बहुत समझने की बात है, उसकी वाइफ ने सुबह 9 बजे, उसकी भी सिर्फ एक बेटी थी, अपने हस्बैंड को अग्नि दी, और 2 बजे जब जनरल रावत का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उन दोनों बच्चियों को सांत्वना देने के लिए वो लेडी जिसने अपना पति खोया वो वहां पर मौजूद थी। ये ताकत है, ये एक आर्मी वाइफ की ताकत है। मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। ये जो ताकत है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप, मतलब जब भी अगर आपका हस्बैंड सेना में है तो यू मस्ट ऑलवेज वॉक लाइक ए क्वीन, व्हिच दे ऑलवेज डू। सेना में पहले फीमेल एंट्री नहीं थी या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही थी, सैनिक स्कूल्स में भी एडमिशन्स होने लगे हैं। हाउ डू यू सी वुमेन इन इंडियन डिफेंस सिस्टम? देखिए, मैं आपका प्रश्न का उत्तर एक अलग प्रकार से देना चाहूंगा कि पहले नहीं थी, ये नहीं है, बीच में कुछ टाइम के लिए शायद रुक गई थी। वजह फिर वही, इसमें वजह में हम नहीं जाएंगे। आपको मैं बता देता हूं कि इतिहास देख लें, जब महिषासुर का वध करना था तब आपको एक दुर्गा की आवश्यकता पड़ी, और उसके बाद इतना पीछे न जाएं। अब आप देखें कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को तैयार किया, तो उस आजाद हिंद फौज में 3 तो रेजिमेंट थी जो कि पुरुषों की थी, और उसी के साथ साथ एक महिला रेजिमेंट भी थी। इसका मतलब 1939, 41, 42, 1943 में इंडियन आर्मी, एक्चुअल इंडियन आर्मी हुई थी। इंडियन आर्मी हैड अ लेडी रेजिमेंट। ये आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ वजह रही, इसमें वजह में कोई गलती, कोई खराबी नहीं है, लेकिन बीच में ये हो गया था। मेरा ये मानना है कि महिलाओं की एंट्री आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक वरदान है, बूम। ये मेरा अपना, क्योंकि मैं जहां पर GOC था तो वहां पर काफी ऐसी यूनिट थी जहां पर लेडीज हुआ करती थी। तो मेरा ये पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि ज्यादा जज्बे से, ज्यादा, क्योंकि फौज क्या है, आप क्यों अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार खड़े हो। मैं आपको विक्रम बत्रा का एक किस्सा बताऊंगा, क्यों आप मरने के लिए तैयार हो। इमोशन होना चाहिए, और जितना इमोशन महिलाओं में होता है, माफी के साथ कह रहा हूं पुनीत, हम और आप, हमारे में और आप में नहीं है। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। तो ये है, इसलिए कुछ स्थानों को छोड़ के वहां भी इवेंचुअली होगा। भारत में लड़कियों का इंडक्शन हो गया है शुरू। एनडीए में पहले मेरे ख्याल से फर्स्ट लॉट इज जस्ट पास्ड आउट दिस जून, इस जून में निकले हैं, और वो दिसंबर में वो लोग, अगले जून में वो ऑफिसर्स बन जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि बहुत, अब मैं इसका जवाब ही नहीं दूंगा आपके सवाल का। आप तो मुझे ये बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश को किसने बताया? बिल्कुल, सोफिया कुरैशी ने बताया।
बाय द वे, आपके दर्शकों को एक चीज और बता दूं, सोफिया कुरैशी मेरी मोबली बेटी है। हाँ। क्योंकि जब 1999 में वो कमीशन होके आई थी, मैं फिरोजपुर में था, तो उस समय लेडीज बहुत ज़्यादा नहीं भी आती थी और उस समय शुरू हुआ था। तो वो एक कहीं ना कहीं अंतर मन में एक ऐसे हाथ की खोज में रहते थे वो बच्चियां, जो कि उनके सिर पे आए और फायदा। तो मेरी वाइफ ने और मैंने 3 बच्चियां थी, 2 डॉक्टर्स थी और एक ये थी, इनके सिर पे हाथ रखा, घर में बच्चियों की तरह रहती थी हमारे साथ, और आज देखिए वो कहाँ पहुंच गई। अमिताभ बच्चन के साथ कौन बने करोड़पति में है, और किस प्रकार, मतलब आप उसका जज्बा देखिए, उसका सरनेम देखिए, क्या जज्बा है उस बच्ची में। और अभी से नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसको 1999 से जानता हूं। छुट्टी में बड़ौदा अपने माता पिता के पास जाती है 20 दिन, तो 2 दिन मेरे पास भी आती है। तो ये जो चीज, ये दिस इज द बॉन्डिंग व्हिच आई वाज टेलिंग यू, ये बॉन्डिंग है। कोई लेना देना नहीं है, हम अब एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। वो सिग्नल्स वाले कम्युनिकेशन रेजिमेंट की थी, मैं इन्फेंट्री का अफसर हूं, उनकी अपनी अलग यूनिट है, उनका अपना यूनिट का परिवार है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ। तो मेरा यही चीज जो है वो इंडियन आर्मी को ताकत देती है। और मेरा मानना है कि जो इन 2 बच्चियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद करके दिया है आपको, उससे आपका ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जानी चाहिए कि ये हैं और ये उतना ही बेहतरीन काम कर सकती हैं, इफ नॉट बेटर। आई मस्ट टेल यू दैट, इफ नॉट बेटर, जितना कि हम और आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि सेना में मेरा मानना है कि बहुत अच्छा स्टेप है, और इसको आगे बढ़ाते हैं, जो है वो चलते रहे। बहुत सारे देशों में हर सिटीजन को कुछ निश्चित समय के लिए सर्व करना होता है उनके डिफेंस सर्विसेज को। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भारतवर्ष में आपको लगता है, या लगता है कि ऐसा होगा तो कुछ बेहतर होगा? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या होता है, कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। कॉन्स्क्रिप्शन उन देशों में जरूरी हो जाता है, जैसे आज की परिस्थिति देख लें, क्योंकि अब इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपके दर्शक। आज की परिस्थिति में रूस और यूक्रेन दोनों में सैनिकों का लेवल इतना लो हो गया है कि उनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं हर एक एबल बॉडीड जेंटलमैन या लेडी को फौज में लेना जरूरी है। लेकिन भारत जैसे जहां देश होते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे यूएसए में है, आपको एक अच्छा किस्सा बताता हूं मैं। यूएसए में अपने एक बॉक्सर का नाम सुना, मोहम्मद अली, स्टिंग लाइक अ बी और दिस दैट एंड द बटरफ्लाई एंड दिस दैट एंड द अदर। वो मोहम्मद अली था, उसके पहले क्या नाम था उसका नहीं मालूम आपको। उसका नाम था कैशियस क्ले। वो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन था, और वो 1960 या 64 ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद और वो प्रोफेशनल बना और प्रोफेशनल बॉक्सिंग करता, वर्ल्ड चैंपियन हो गया। फिर ये जो आप बता रहे हैं, अमेरिका में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस 3 इयर्स, तो उसने मना कर दिया। तो वो 3 साल जेल में रहा। तो इस लेवल तक जाते हैं कि आपका कंपलसरी है तो आपको करना पड़ेगा 3 साल। वो आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो आदमी जिसने आपको ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया, उसको आपने जेल में डाल दिया क्योंकि उसने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। फिर वो बाद में निकल के आया कैशियस क्ले, जो फ्रेजर की फेमस बाउट है, वो सब जानते हैं 70 वही। लेकिन इंडियन आर्मी में देखिए 2-3 इश्यूज हैं इसमें। पहला इशू तो ये है कि हमें कोई रियल रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी फोर्स है, और वॉलंटरी अगर फोर्स है तो कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है कि कंपलसरी। तो वो वॉलंटरी नेचर इसकी खत्म हो जाएगी। आप आज ये मैं बता रहा हूं आपको कि इंडियन आर्मी कम स्ट्रेंथ से काम चलाने को तैयार है, लेकिन जो इनका जो बार है उसको नीचे करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो कि उस लेवल के मोटिवेशन, उसके लिए आपको ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको नोबेल प्राइज फिजिक्स में हरगोविंद खुराना या कोई और होने की, सीवी रामन होने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको वैसे बाय द वे एपीजे अब्दुल कलाम 4 बार एनडीए के लिए ट्राई किया था, 4 बार उनका नहीं हुआ, ये पता होना चाहिए लोगों को। अमिताभ बच्चन भी काफी बार ट्राई किया। तो रिक्वायरमेंट अलग है फौज की। उसके तो अगर कंपलसरी करेंगे तो आपको सबको करना पड़ेगा। उसमें से कौन
तीसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आज आपकी रिक्वायरमेंट है आर्मी की, उसको ही ट्रेन करने के लिए कहीं ना कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेच्ड आउट है। अगर आपको 16 से 20 साल के कोई 2-3-4 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देनी है, तो आप, मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो भारत का जो बेसिक एजुकेशनल इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में बचपन से आप बच्चे में मिलिट्री के संस्कार डालें। जो बात मैं सिविलियन 16 साल का इंडिया में गया था, जो मुझे पहले दिन सिखाई गई कि डिफिकल्ट विल बी डन इमीडिएटली, इम्पॉसिबल मे टेक अ लिटिल वाइल, वो संस्कार उस बच्चे में हर स्कूल में डालना मैंडेटरी होना चाहिए। वो कॉन्स्क्रिप्ट करो आप, वो डिसिप्लिन, वो आपको राष्ट्र की भावना, वो आपको बच्चों में संस्कार के तौर पे शुरू से डालनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि आप पूरे देश में कॉन्स्क्रिप्शन लगा के हर एक को, असंभव है, संभव नहीं है, हर एक को मिलिट्री ट्रेनिंग दें। आप मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब क्या है? कि आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास वो संस्कार हो जो कि एक सैनिक के पास है, तो आप वो संस्कार होने दीजिए। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो सिस्टम है आपके पास, सब पता है। आप उसको बचपन से, पहली क्लास से, दूसरी क्लास से आप उसको बताना शुरू कीजिए। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर कोई राजनीतिक कोई कलर में देने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको अपने रोल मॉडल्स और अपने हीरोज चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका रियल हीरो स्वामी विवेकानंद है, आपका रियल हीरो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह है। तो जब तक इस प्रकार के संस्कार, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन है कौन नहीं है, ये चीज आपको, ये संस्कार दिए जाए बचपन से। लक्ष्मीबाई को के बारे में बताया जाए बचपन से, डिसिप्लिन के बारे में बताया जाए, विक्रम बत्रा के बारे में बताया। आप मुझे बता दें एक विश्वविद्यालय जहां पर, आफ्टर ऑल, इतिहास का आपका क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे बताएं पुनीत। व्हाट डू यू थिंक हिस्ट्री इज ऑल अबाउट? हिस्ट्री इज वॉर्स, और है क्या? उसने यहां हमला किया, उसने वहां किया, उसने मारा। आप मेरे को एक विश्वविद्यालय बताएं जहां पर कि 1947-48 की वॉर पढ़ाई जाती हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाई जाती हो, 65 की वॉर, 62 की वॉर, जीत हार, जितना आपको जीत पढ़ाना है उससे ज्यादा हार पढ़ाने की जरूरत है, तभी तो आप जीतने का उसमें से जज्बा निकाल पाएंगे। बिल्कुल। आज पाकिस्तान की समस्या क्या है? पाकिस्तान की समस्या ही यह है कि वो हर बार मार खाता है और वो कहता है मैं जीत गया, फिर आप उससे इंप्रूव नहीं कर सकते, इसीलिए अगली बार फिर वो खाता है जूते। 71 का बताता हूं मैं आपको, ये अतिशयोक्ति नहीं है। 16 तारीख को 93,000 जवानों ने पतलूने उतार करके सरेंडर कर दिया ढाका में। 17-18 तक के अखबारों में पाकिस्तान में खबरें हो रही थी कि पाकिस्तान तो आर्मी तो जीत रही है, इंडियन आर्मी को पटेट दिया, मट्टी पलीद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये चीज जो है, जब तक आप इसकी रियलिटी को स्वीकार नहीं करेंगे, आप इंप्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। अगर मेरे पास कोई काम ठीक नहीं करने के लिए कोई कारण है, तो आप मुझे बताएं वो इंप्रूव कैसे हो। अगर मैं तेज नहीं दौड़ पा रहा हूं और मैं ये कह सकता हूं कि यार मेरी मां ने मेरे को मना कर दिया तेज दौड़ने के लिए, कब वजह है कि ये वजह है, सड़क ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फिर जब आपके पास कोई काम न कर पाने का कारण आ जाएगा तो उस काम को आप कदापि नहीं कर सकते। जब उस काम को आप ये मानेंगे कि यार ये कैसे करूं मैं, उसको बोलो, जैसे कि मैं वेपन ट्रेनिंग सिखाता था लोगों को, तो लोग मैं उनको यही कहता था, मैंने कहा अगर आपको इस बात का पूरा यकीन है कि आपका जो फायर ठीक नहीं हुआ उसकी वजह टूटी हुई मैगजीन है, मैंने कहा फिर भी आप अपने अंदर उसको छोड़ो और अपने अंदर कोशिश करो ढूंढने की कि शायद मेरी कोई गलती हो इसमें। जब तक आप उस गलती को इंट्रोवर्ट नहीं करोगे, जब आपके पास उस गलती का कोई कारण रहेगा, तो वो उस गलती का कोई निवारण नहीं हो सकता, ये निश्चित मान लिया। कई तरह के लोग कई तरह की बातें कहते हैं। योर टेक ऑन दिस होल स्कीम, कुछ गैप्स हैं तो क्या संशोधन किए जा सकते हैं? पहली बात तो मैं एक वर्ड में आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि अग्निवीर की जो
स्कीम है वो बेहतरीन स्कीम है, बेहतरीन, फुल स्टॉप। एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट पिछले 10 साल में या 20 साल में या आया है। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर युद्ध के पश्चात उस युद्ध, बाकी लोग चाहे करें या ना करें, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसका एक गहन अध्ययन करें और चाहे आप जीते हैं या हारे हैं उसमें से लेसन्स निकाल करके आगे इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करें। 1965 का युद्ध हमने जीता और उसके बाद जनरल हरबख्श, जो कि उस समय पश्चिमी कमान के जीओसी इन सी थे, उन्होंने इस विषय पर एक पेपर निकाला था, क्योंकि उनको उस समय ये नजर आया कि जहां हालांकि हमने ये युद्ध जीत लिया, लेकिन इससे बेहतर हम कैसे कर सकते थे, हाउ वी कुड हैव बीन सर्गेई बुबका, एक बार फिर उससे भी आगे, उससे भी आगे। तो उस समय जनरल हरबख्श का लिखा हुआ एक पेपर है 1965 का, और उस समय उन्होंने कहा था कि फिर 25-75 के रेशो में होना चाहिए और 25% आप रिटेन करिए, 75% जाते हैं। उससे प्रोफाइल जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की वो यूथ प्रोफाइल हो जाएगी। फिर इस बात पे कई सारे कमीशंस, कई सारी स्टडीज हुई, हर युद्ध के बाद इसके ऊपर निर्णय होते थे। और 87 वॉज द वर्स्ट इन द सेंसेस कि हमने आईपीकेएफ में काफी हमने नुकसान झेला, ये उस मैचिंग प्रोफाइल नहीं होने की वजह से, मैचिंग विद द एनिमी। अगर एनिमी 28 साल का है और आप 40 के हैं तो आप समझ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कम है ज्यादा है, वो नहीं कह रहा हूं मैं, फिर भी ये नेचुरल बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो उसके बाद ये बिल्कुल निश्चित हुआ 87 के बाद, 87 में हुआ था ऑपरेशन पवन, ये श्रीलंका आईपीकेएफ। उसके बाद ये निश्चित रूप से डिसाइड कर लिया गया कि हमको तरीका निकालना पड़ेगा कि इसके प्रोफाइल को यंग कैसे बनाया जा सकता है। तो ये जो अग्निवीर का जो काम था, फिर 1999 में और ज्यादा इसको समझा गया, सीडीएस का किया गया, जो उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के भी रिकमेंडेशंस में कहीं ना कहीं ये था कि आपको भारतीय सेना, खास करके इन्फेंट्री जो लोग पैदल लड़ रहे हैं पहाड़ियों में, उनकी प्रोफाइल को यंगर करने की जरूरत है, और एकमात्र तरीका प्रोफाइल को यंगर करने का यही है। अब देखिए गैप्स कहां पर है, मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि आपने कोई भी चीज आपने सोच समझ करके अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं है। 50 साल तक इस पर डेलिब्रेशन है, 50 साल। तो कोई भी ये ना कहे कि राजनाथ सिंह ने कर दिया या मोदी ने कर दिया या मनमोहन सिंह करके चले गए, या ना, मनमोहन सिंह से 40 साल पहले से ये बात चल रही है, तो किसी एक की वो नहीं है। तो इस पे लगातार काम। अब इसमें क्या था कि जब भी कोई नई चीज इंप्लीमेंट होती है तो उसमें क्या और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, वो उसके स्टेबल होने के बाद ही आप पता लगा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से दिसंबर में पहला लॉट निकल करके बाहर आएगा, तो आपको पता लगेगा कि यार ये 25 की जगह 50% रिटेंशन करने में फायदा रहता है। क्योंकि देखिए कुछ इसके 99% लाभ हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, कि हो सकता है आपकी यूनिट में जो ज्यादा टेक्निकली साउंड यूनिट्स होती हैं, सिग्नल्स हैं, एयर डिफेंस आर्टिलरी वगैरह है, तो हो सकता है कि 25% लोगों को आप 4 साल में तैयार करें और आपको 36% लोग ऐसे चाहिए जो कि जिनको कि उस इक्विपमेंट पे आकाश पे काम करना है या ब्रह्मोस पे काम करना है या आकाश तीर पे काम करना है या किसी और पे। लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं कुछ समय बाद जब इसका परिणाम आना शुरू होगा तब आएंगे। तो गैप्स हो सकते हैं, लेकिन वो गैप्स क्या होंगे वो तब पता लगेगा कि जब हम इसका असर देखना शुरू कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने, जो मैं कह रहा हूं, उसको पूरी तरह से सत्यापित कर दिया है। इसी अग्निवीर ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। तो इसमें कोई किसी को संशय ना हो कि उसकी ट्रेनिंग कम है या उसको ये कम किया या वो कम किया। मैंने एक रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर को 3.5 साल तक कमांड किया है, मुझे पता है कैसे रिक्रूट को सैनिक बनाया जाता है। तो कुछ भी आप कहते रहें, ये अच्छी स्कीम है, भारतीय सेना के लाभ हित के लिए ये स्कीम बनी है। और एक और बात मैं बता सकता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या मैं एक सेनाध्यक्ष ऐसा हूं कि मैं
नरेंद्र मोदी से कुछ पाने की चाहत में सेना को मरवा दूंगा? अगर आपके चीफ ने ये अग्री कर लिया कि ये मुझे मंजूर है, तो किसी और को कोई हक नहीं कि आप उसके बारे में कोई एक शब्द भी बोल सके। इस बात को मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए कि हर मुद्दे पर राजनीति करना एक बहुत गलत बात है, और खास करके उस मुद्दे पर जो कि राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है, उस मुद्दे पर राजनीति करना राजद्रोह के बराबर माना जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। आर्मी की बातों पर विश्वास न करना राजद्रोह के बराबर माना जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ बता दिया गया था कि क्या हुआ, और जब उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए थे एडीजी एओ से कि भाई हमारे कितने गिरे, या उन्होंने बोला कि हमारे ऑल माय पायलट्स आर बैक, वो झूठ नहीं बोलेगा। और जब उसने कहा कि आप अगर जहाजों की बात कर रहे हैं, लड़ाई है, भाई आप देखो यार, कल को मेरी और इनकी लड़ाई होगी, कितना भी छोटा हो मैं कितना भी बड़ा हूं, अगर मैं 100 मुक्के मारूंगा तो 2 वो भी मारेगा। बिल्कुल, ये लड़ाई है। पाकिस्तान की आर्मी कोई रिफ्रैप्स नहीं है कि भाई आप परचून की दुकान में जाकर के बोफोर्स की तोप से फायर कर रहे हो। उनके पास भी सेना है, उनके पास भी एयर डिफेंस है, उनके पास भी एयरफोर्स है। जब वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने कारगिल में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ, क्या 71 में एक भी नहीं मरा था हमारा, या 65 में एक भी नहीं मरा था? कमान। तो ये मानना, ये बताना कि उन्होंने जो कहा ऑल आर, फिर जब उनसे पूछा गया कि कितने हैं, तब उसने कहा कि टेलिंग यू दिस इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन विल बी एडवांटेज एनिमी। उसने फिर भी ये नहीं कहा कि हमारा एक भी नहीं गिरा, क्योंकि ये हम कह ही नहीं सकते, अभी रिवील नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मिलिट्री कैंपेन्स होती हैं, सालों तक आप उसको डिक्लासिफाई नहीं कर सकते। 1971 की जो वॉर है वो आज तक डिक्लासिफाई नहीं हुई है, आपको पता होना चाहिए। पुरानी भारतीय सेना और नई भारतीय सेना, क्या डिफरेंस आप पाते हैं? इसको मैं 2 हिस्सों में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक, भारतीय सेना की काबिलियत, सक्षमता में कोई अंतर नहीं। जितनी सक्षम आज से 200 साल पहले थी, उतनी की उतनी सक्षम, जितनी काबिल, जितनी जीत का जज्बा रखने वाली सेना 200-500 साल पहले थी, आज भी वही है। पहली बात। दूसरी बात, आज हमारे शत्रुओं में खौफ की, मेरा ये पर्सनल मानना है कि शत्रुओं में खौफ, देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं था, जब पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद जब इस प्रकार के मैसेजेस, जो इंडिकेशन जाने लगे कि कुछ होने वाला है, तब पाकिस्तानी सेना का रिएक्शन बहुत ज्यादा रिएक्शन, ओवर रिएक्शन किया उन्होंने। यहां के लोगों को यहां कर दो, वहां कर दो, यहां एयरफोर्स कर दो, यहां बोलो। जो इतना ओवर रिएक्शन था वो खौफ की वजह से था, और उस खौफ की वजह 2 चीजें थी भारत की, और वो चीजें, क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट था, उसका जो भूत था, वो भूत उनको हॉन्ट कर रहा था अभी भी। उसकी वजह से उनका पूरा एक्सेजरेटेड रिएक्शन हुआ इस तैयारी के पीछे। और 2 खास वजह थी जो कि मेरे को लगता है थोड़ा सा डिफरेंस पुराने सेना से और आज के में, कि एक बहुत सुदृढ़ और शक्तिशाली राजनीतिक इच्छा शक्ति, अ पावरफुल पॉलिटिकल विल, कि आपको, जैसा मैंने बताया आपको कि उस सरदार ने फर्नांडिस से क्या पूछा कि साहब जी सानू तो हुक्म दे दो, बाकी असि देख ला चक देंगे, ऐसा बोला उसने। वो पॉलिटिकल विल नजर आ, उसका खौफ है, क्योंकि उसको पता है कि मैं पहलगाम करूंगा तो कोई कहीं ना कहीं मुझे आके चोट पहुंचाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल लीप, हमारे पास बहुत अभी भी हम विदेशों पर बहुत चीजों के लिए निर्भर हैं, लेकिन जो इंडिजिनस कंपोनेंट था और पूरा उसका जो इंटीग्रेशन हमने अपने तमाम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स में किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर क्रीक से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फेंस हमने तैयार कर दी थी। कोई एक चीज ऐसी नहीं थी जो कि आसमान में उड़े और जिसका पता हमें न लगे। उसके बाद हमने पूरा इंटीग्रेटेड वेपन, सारे वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक एयर डिफेंस ग्रिड बना दिया था। वो ग्रिड
आपका इलेक्ट्रॉनिक फेंस डिटेक्ट करती थी और वो ग्रिड को पता था कि एग्जैक्टली कौन सा हथियार कहां पर आपके पास मौजूद है और उससे उसको एंगेज किया गया। इसी वजह से इतने बड़े बड़े स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स हुए, एक भी, पुनीत मैं दावे के साथ बता रहा हूं, एक भी ड्रोन जहां जाना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। चाइनीज मिसाइल जो कि दिल्ली की तरफ चली थी वो सिरसा में गिरा ली गई। तो इन दो चीजों का खौफ था और यही वजह है कि आज त्रिशूल एक्सरसाइज हो रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि उनको पता नहीं कि कहां से क्या हो जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि जो थोड़ा बहुत फर्क आया है उसका फर्क यह है कि आज की तारीख में राजनैतिक इच्छा शक्ति बहुत सुदृढ़ है और भारत बहुत तेजी से पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर टेक्नोलॉजिकली बढ़ रहा है और यह मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसी सांस में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर आपने जीत लिया, लेकिन हमें बहुत चीजों की आवश्यकता है, हमें मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है। अगर आप एक विश्व शक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप भारत के रीजन से बाहर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी रक्षा सेवाएं उतनी ही स्ट्रांग होने जरूरी है। उसकी वजह बताता हूं कि आपके पास आज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स नहीं है, एआई एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन फोर्स की भारत को जरूरत है। भारत के सेना प्रमुख ने जो अभी किया है, नई नई रेजिमेंट्स में वो बटालियंस का गठन कर रहे हैं, कोई रुद्र बटालियन बन रही है। ये सब चीजें क्यों बनाई जा रही हैं? क्योंकि ये सब हमने लेसन्स निकाले हैं। युद्ध जीतने के बाद भी आप उनसे लेसन निकालते हैं ताकि आप अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकें। और अब क्या हो रहा है कि यहां पर हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो यूजर है उसको शुरू से इसमें शामिल कर, मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस प्रकार से। कि हमने एक गन खरीदी 1986-87 में, बोफोर्स की गन थी। वो रण में उतरने से पहले पॉलिटिक्स में उतर गई, कोई सरकारें बदल गई उसकी वजह से। उसके बाद जो खौफ आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी में हमारी वजह से है, वो खौफ भारत के रक्षा चीजों को खरीदने वाले लोगों में हो गया और नतीजा ये हुआ कि 1986 से लेकर के और 2014-15 तक एक भी गन नहीं खरीदी हमने। राष्ट्र की सुरक्षा, तो मेरा ये मानना है कि आपको, मैंने वो दो शब्द याद रखें, सामान और सम्मान। और जब सामान आपको चाहिए, हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। जो भी चीज आप ऑफ द शेल्फ खरीदते हैं, मान लीजिए राफेल खरीद लिया, बहुत शानदार, हमने बोफोर्स ले ली, बहुत शानदार गन, बहुत ही शानदार गन है, लेकिन क्या वो गन गलवान में भी फायर कर सकती है और जैसलमेर बाड़मेर में भी फायर कर सकती है? क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी जगह, आपने जो चीज ऑफ द शेल्फ ली, जो मिल गया वो मिल गया, लेकिन जो आप खुद बना रहे हैं तो उसमें आप कर देंगे कि भाई ये बना रहा हूं गन, ये वाली, इसका ये वर्जन जो है वो डेजर्ट में चलेगा, ये वर्जन प्लेन्स में चलेगा, ये वर्जन हाई एल्टीट्यूड में चलेगा, ये पहाड़ी में चलेगा। उसको लगातार इंप्रूव करते जाएंगे। अब आपने वहां लगा दिया, उसके बाद आपको लगा यार इसमें एक चीज ये और होनी चाहिए थी, रेंज उसकी 2 किलोमीटर और ज्यादा होनी चाहिए थी, ये कम होना चाहिए था, तो वो अगली बार जो बन रहा है उसको आप बता दीजिए। लेकिन जब आपने ऑफ द शेल्फ सामान ले लिया तो उसमें ये काम करना मुश्किल होता। तो 3 मेजर फायदे होते हैं आत्मनिर्भरता के। एक, पैसा बचता है। दूसरा, दूसरे देशों पर निर्भरता की कमी आती है। आज आप यूक्रेन का हाल देख लें, एक बार नाटो और अमेरिका हाथ रोक लेंगे, 3 दिन में वो सरेंडर कर देगा। तो आप वो पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट है, वो नहीं होता है। और तीसरी चीज होती है कि इसको आप बिल्कुल अपने हिसाब से टेलर मेड टू योर रिक्वायरमेंट आप इसका डेवलपमेंट करते हैं। तो आज जहां जहां भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, रिसर्च एंड R&D चल रहा है, वहां पर सेना के लोग मौजूद हैं, शुरू से आखिर तक वो रहते हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि उनको क्या चाहते हैं। वही मैं कह रहा, ये शब्द मैं प्रयोग करने वाला था कि कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट आ रहा है, अपना खुद का बनाया हुआ, अर्थ बच रहा है, दूसरे पर निर्भरता बच रही है और फिर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सो गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, शांति के लिए शक्ति,
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा फ्रेज का प्रयोग किया पुनीत। शांति बिना शक्ति के नहीं आ सकती। ये सनातन की मूल विचारधारा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो शक्ति आपके पास होनी चाहिए। और मैं वही कह रहा था कि आज हमने इस ऑपरेशन सिंदूर से यही सीखा है कि हमें ये 4, 5, 10 क्षेत्रों में काम करना है, और मैं बता रहा हूं शुरू हो गया है ऑलरेडी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा ये मानना है कि शक्ति से ही शांति संभव है। अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं, मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा। हमने 1971 में पूरी तरह से 93,000 सैनिक उनके वापस कर दिए। हमारे 54 एयरफोर्स के जांबाज अभी भी लापता हैं, अभी भी लापता हैं। उनकी 1-2 लेडीज के साथ हम लोग उनका अभी भी मिसेस तांबे के हम केस लड़ रहे हैं कि भाई उनको कुछ ना कुछ होना चाहिए, पता तो पड़ेगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तांबे गए कहाँ। अखबारों की कटिंग्स हैं कि उनको पकड़ा हुआ है। तो ये और शक्ति का उदाहरण कि उसके बाद बालाकोट के बाद अभिनंदन ने मिग से F-16 को गिराया, बिल्कुल, फिर वो पकड़ा गया और 4 दिन में उसको पाकिस्तान छोड़ने आया भारतवर्ष। बिल्कुल, ये अंतर। शक्ति जब आपके पास है, और शक्ति सिर्फ फिजिकल टर्म्स में सेना में नहीं, शक्ति आपकी इच्छा शक्ति की शक्ति भी है, वो नजर आ रही है। उसकी वजह से एक अभिनंदन को वो पकड़ते हैं, उनको छोड़ने बागा अटारी बॉर्डर पे वो आते हैं, और हमारे 54 एयरफोर्स के पायलट्स आज तक हमारे को पता नहीं कहाँ हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है पुनीत, पूरी तरह से मैं आपसे सहमत हूं कि शांति अगर आप चाहते हैं तो आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए जो कि आपको उस शांति को बनाए रखे, बरकरार रखे। थैंक यू सर, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। जय हिंद पुनीत, वेरी काइंड एंड ऑल द बेस्ट। और आपके दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।